वेलकम टू जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। पीवाईक्यू की सीरीज में आज की वीडियो में 22 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 के पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को देखा जाए और समझा जाए कि 22 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 के पेपर में हमसे किस प्रकार के सवाल इनपुट किए गए थे। अगर पहले से लेके पांचवी तक आप देखेंगे तो पहले से पांचवी तक के सवाल में आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल पूछे जाते हैं मैथ्स ऑफ द शिफ्ट में, ठीक है। और मैथ्स ऑफ द शिफ्ट में जो डेटा इंटरप्रिटेशन सवाल आते हैं वो टेबल से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ भी एक टेबल ही आपके सामने है जिसमें 2022-23 सत्र का डाटा दिया गया है। इसमें 5 अलग अलग प्रकार के खेल हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। ये 5 अलग अलग प्रकार के खेल हैं। इन खेलों में नामांकित विद्यार्थी जो हैं वो बालक और बालिकाएं दोनों हैं। इनकी संख्या व बालिकाओं की संख्या का परसेंटेज दिया गया है। देखिए यहाँ पे बालिकाओं की संख्या का परसेंटेज है, प्लस इसमें ये जो कॉलम आपको दिख रहा है इसमें बालक और बालिका मतलब कि नामांकित विद्यार्थी का परसेंटेज दिया गया है। ये बतलाया गया कि जो विद्यालय में जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 6000 है, जो कि इन 5 खेलों में नामांकित है। जिनमें से जो 3500 हैं, 3500 आपकी क्या है, बालिकाएं हैं। 3500 क्या है, बालिका है। तो अगर 3500 बालिका हैं तो हो गए कितने, अब बच रहा है 2500। 2500 क्या है, 2500 बालक हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि बालिकाओं का परसेंटेज तो दिया गया है लेकिन बालकों का परसेंटेज नहीं दिया गया। यहाँ पे जो परसेंटेज ये दिया गया है ये कुल विद्यार्थी है, इसमें बालक और बालिका दोनों हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रदत्त डाटा के आधार पर आगे पूछे गए प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया कि फुटबॉल में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या सभी 5 खेलों में नामांकित बालकों की संख्या का क्या परसेंटेज है। सभी 5 खेलों में जो बालकों की संख्या है वो तो हमको पता हो गई, ऊपर कितना है, 2500। सभी 5 खेलों में जो बालकों की संख्या है कितनी है, 2500 है। लेकिन फुटबॉल में कितने बालक हैं ये हमको नहीं पता है। अच्छा, पूरी संख्या पता है लेकिन फुटबॉल वाला परसेंटेज नहीं पता है बालक का कि कितना परसेंटेज है, नहीं तो सीधे सीधे निकाल लेते। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कुल है, ये क्या है, ये कुल है। फुटबॉल की बात हो रही है ना, फुटबॉल 21% है। 6000 में से 21% फुटबॉल खेलने वाले हैं, लेकिन इसमें से बालक और बालिका दोनों हैं। और बगल में आपको बालिकाओं का परसेंटेज भी दिया गया है। अगर आप कुल निकाल लीजिए, उसमें से बालिकाओं का परसेंटेज घटा दीजिए तो आपको बालक का मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यही करते हैं। पहले हम देख लेते हैं 6000 का 21% क्या होता है। हमने आपको 10% और 1% का नियम बतला दिया है। 6000 का अगर 21% देखने जाएंगे तो आप ओरल निकाल लेंगे। 6000 का 21% अगर आप देखेंगे, 6000 का 10% 600 होता है, तो 20% 1200 हो जाएगा और 21% 1260 हो जाएगा। 21% कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। अब महिलाओं को देख लीजिए, महिलाओं का 28% आपको निकालना है, बालिकाओं का 28% आपको निकालना है। अब 28% ना निकाल के आप सीधे सीधे 30% निकाल लीजिए। 3500 का अगर 30% निकालने जाएंगे तो देखिए 3500 का 10% 350 होता है, 20% 700 हो जाएगा और 30% 1050 हो जाएगा। 700 में 350 जोड़ेंगे तो 750 हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए 28%, तो 3500 का 1% कितना होता है, 35। 3500 का 1% 35 होता है, तो 2% कितना होगा, 70 होगा। तो 1050 में से हम क्या करेंगे, 70 निकाल देंगे। जब 70 निकालेंगे तो 15 में 7 के 8 हो जाएगा, अर्थात बच जाएगा कितना आपके पास, 980। कितना बच जाएगा, 980। ये विद्यार्थियों की संख्या है और 980 उसमें से बालिकाएं हैं। तो आपसे पूछा गया है किसकी संख्या, बालकों की संख्या के बारे में पूछा गया है। तो 1260 में से अगर 980 निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 280। ये 280 क्या है, फुटबॉल में शामिल बालकों की संख्या है। लेकिन इसको नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि कितना परसेंटेज है फुटबॉल में नामांकित बालकों की संख्या, बालकों की कुल संख्या का कितना परसेंटेज है। बालकों की संख्या कितनी मिली हमको फुटबॉल में नामांकित, 280 गुणा आप 100 का लगाओ, और बालकों की टोटल संख्या कितनी है, 2500 है। इसी में से कैलकुलेट कर लो भाई, काम हो गया खत्म। 0 0 करो, 0 0 करो, हो गया खत्म। अब क्या होगा, अब 25 दहम्मा 250 होता है। कितना होता है, 25 दहम्मा 250 होता है। चाहे इसको ऐसे ही कैंसिल आउट कर लो, 25 1 25 हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा 3, फिर से 25 1 25। अब देखो सीधे 11.2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। 11.2% इसका राइट आंसर बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप पूरे उसके दशमलव तक जाओ। अगर आपने देखा कि आंसर ये आ रहा है, वहीं से टिक करके आपको हट जाना है, जिससे आपका समय बच जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 11.2% बन जाएगा।
तो चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर है 11.2%। इस ए पे मत जाइएगा, इसको बी बना लीजिएगा, ठीक है। 11.2% इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब सेकंड सवाल में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या बैडमिंटन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से लगभग कितना परसेंट अधिक है। अब क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या आप कैसे निकालेंगे। क्रिकेट में नामांकित, देखिए क्रिकेट कहाँ है, 29% है। क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या कितनी है, जब उसमें से हम बालिकाओं की संख्या निकाल देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए 30% इसका निकाल लीजिए, क्रिकेट में 29% है, लेकिन पहले हम 30% निकाल लेते हैं। जब 6,000 का हम 30% निकाले जाएंगे तो 1800 हो जाएगा। 6,000 का 30% निकाले जाएंगे तो 1800 हो जाएगा। और 1% हमें तो चाहिए 29 ना, 1% घटा दीजिए तो 6,000 का 1% 60 होता है। तो 1800 में से अगर आप 60 घटाएंगे तो वो बन जाएगा कितना, 1740। 1740। अब उसमें से 20% बालिकाएं हैं, किसमें से, 1740 में से 20% बालिकाएं हैं। जब 20% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3500 का 20% 700 हो जाएगा, ठीक है। 10% के हिसाब से निकाल लीजिएगा, 700 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को आपस में जब आप घटाएंगे तो 1740 में से 740 घटाएंगे तो सीधी सी बात है, आपको कितना मिल जाएगा, 1040 मिल जाएगा। 1040 क्या है, ये बॉयज हैं जो कि क्रिकेट खेला करते हैं, ये बॉयज हैं जो कि क्रिकेट खेला करते हैं। अब दूसरा क्या देखना है, बैडमिंटन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से लगभग कितना परसेंट अधिक है। तो बैडमिंटन में कितने विद्यार्थी नामांकित हैं, 14%, ठीक है। अब 6,000 का 14% आपको निकालना है। 14% ना निकाल के आप इसका 15% पहले निकाल लीजिए, क्योंकि सरल है। 15% जब निकालने जाएंगे, चाहे 14% ही निकाल सकते हैं, पूर्णांक में वैल्यू है, आसानी से वो भी हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर इसका हम 15% निकाल रहे हैं, किसका, 6,000 का 15%, 6,000 का 10% 600 होता है। अब 15% निकालने जाओगे तो 300 और जोड़ दोगे, 6×3 900 हो जाएगा। लेकिन आपको 14% चाहिए, तो 9, अब 900 में से उसका 1% घटा देंगे। 6,000 का 1% 60 है। 900 में से जब आप घटाएंगे कितना, 60, तो आपको मिल जाएगा कितना, 840। आपको मिल जाएगा कितना, 840। ये जो 840 है, 840 क्या है, बैडमिंटन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या है। 840 क्या है, बैडमिंटन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या है। तो कह रहा है कि क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या बैडमिंटन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से लगभग कितना परसेंट अधिक है। तो आप क्या करेंगे, 1040 का अंतर, 1040 में से 840 का अंतर देख लेंगे। 1040 में से 840 का अंतर देखने जाएंगे तो आपको मिलेगा 200। तो 200 गुणे 100 हो जाएगा, और नीचे कौन हो जाएगा, कंपेयर किससे किया जा रहा है, कंपेयर किससे किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है 840 से। तो 840 से आप जब निकालेंगे तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 होता है, और 4 1 के 4, और 4 5 20 होता है, ये 50 बन गया, ठीक है। तो अब तो कटने का कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप 50 दहम्मा 500 कर लेंगे, 50 दहम्मा 500 कर लेंगे, और 50 दहम्मा 500 करने के बाद आप भाग करके देख लीजिए। 500 में भाग करने जाएंगे किससे, 21 से, तो 21 दूना 42 होता है, तो यहाँ पे 8 मिल गया। अब 21 चौका 84 तो जाएगा नहीं, सॉरी 0 यहाँ पे आएगा, 21 चौका 84 तो जाएगा नहीं, 21 तिया 63 आप लेके जाएंगे, तो 21 तिया 63 जाएगा। तो जैसे ही 23 आया तो 23 यहाँ पे देखिए एक ही विकल्प में है, 23.81 इसका राइट आंसर बन जाएगा। 23.81 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपको अप्रोचेज लगानी है और उसके जवाब देने हैं। चलते हैं, इसका जो राइट आंसर है 23.81 है, ठीक है। इसको बी बना लीजिएगा, गलती हुई है। बी 23.81% लगभग अधिक है क्रिकेट में नामांकित बालकों की संख्या किससे, बैडमिंटन में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से। थर्ड जो क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है, बास्केट के खेल में नामांकित बालकों की संख्या क्या है। बास्केट के खेल में नामांकित बालकों की संख्या क्या है। बास्केट कहाँ है, ये है बास्केटबॉल। कह रहा है बास्केट के खेल में नामांकित बालकों की संख्या आपको निकालनी है। देखिए अब 6,000 का आपको 16% निकालना होगा, 6,000 का 16% निकालना होगा तो आराम से निकल जाएगा भाई। 6,000 का 10% 600 होता है, खूब ध्यान से सुनिएगा। 6,000 का 10% 600 होता है, और 6,000 का 1% 6 है, 60 होता है। तो 6% निकालने के लिए 60 में 6 का गुणा कर दीजिए। 60 में जैसे ही 6 का गुणा करेंगे 360 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कहेंगे सर बास्केटबॉल में
नामांकित जो विद्यार्थी हैं वो 960 हैं, लेकिन आपको बालकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब बालकों की संख्या के लिए भाई आप 14% को घटा दीजिए जो कि बालिकाएं हैं। अब बालिकाएं कितनी है भाई, मतलब बालिकाएं कितनी है, 14% है। तो 3500 में से 14% आप निकाल दीजिए। 3500 का जब 10% निकालने जाएंगे तो 350 होगा। खूब ध्यान से देखिएगा, 350 होगा प्लस 35 का गुणा 4 में कर लीजिए तो 4 पचे 20 आ जाएगा और 4 तिहाई 12 आ जाएगा, 12 2 14 आ जाएगा। तो अब बन गया क्या, 350 प्लस 140, 300 यहां से और 100 यहां से, 450 और 40 अर्थात ये बन गया 490। बन गया कितना, 490। अगर 960 में से आप 490 को घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको, 0 से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, 16 में से 9 गए 7 हो जाएगा और 8 में से 4 गए 4 अर्थात 470 बन जाएगा। इसका डी वाला विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं बताई बातें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए 1% और 10% के कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे हो सकता है उनकी प्रॉब्लम हो थोड़ी सी, लेकिन किसी भी संख्या का 1% और 10% निकालना सबसे आसान होता है। एक बार यहाँ पे हम बतला भी दे हम कैसे निकालें। इसे 6000 है तो 6000 का जब आपको 10% निकालना हो तो सीधे एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। अभी ये क्या हो गया, 600 हो गया, तो 6000 का 10% 600 होता है। ठीक है, अगर कोई कहे 6000 का 1% बताओ कितना है, तुरंत 2 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिएगा फिर। ठीक है, तो 2 अंक पे तो आप कहेंगे 6000 का 1% कितना होता है, 60 होता है। तो अगर 6000 का 1% 60 है तो 5% कितना होगा, तो 5 का उसी में गुणा कर दीजिए, 60 पंचे 300। जैसे मैंने एक संख्या ली 5421, हमने कहा कि इसका 10% कितना है, तो 5421 का 10% कितना है, 542.1 है, 542.1 है। ठीक है, अगर 5421 का 10% कितना है, 542.1, 5421 का 1% कितना है, तो हम कह देंगे कि 54.21 होता है। इस प्रकार से किसी भी संख्या का 10% और 1% निकाल लिया जाता है। जैसी जरूरत हो, जिसके हम नियर अबाउट होते हैं, उस हिसाब से हम जोड़ घटाना करके जल्दी से सवाल को बगैर कलम चलाए हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको बतला रहे हैं आपको। ठीक है, तो चलिए आगे देखा जाए। चौथा सवाल 470 इसका राइट आंसर है। चौथा जो सवाल है, फुटबॉल और टेनिस को मिलाकर कितने बालक नामांकित हैं। फुटबॉल और टेनिस को मिलाकर कितने बालक नामांकित हैं। ठीक है, फुटबॉल देखिए यहाँ पे है, फुटबॉल यहाँ पे अभी इसका डाटा हम निकाले भी थे। ठीक है, इसका डाटा यहाँ पे निकाले थे, एक बार हम फिर से निकालते हैं। 6000 का 21% पहले हम निकालने का प्रयास करते। देखो एक ओरल तरीका तो यही है, 6000 लिखो, यहाँ पे 21 लिखो, नीचे यहाँ पे लिखो। ठीक है, 6000 को कैंसिल आउट करो। ठीक है, 60 बन गया, 21 में 60 का गुणा कर दो, 21 में 60 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 1 के 6 आ जाएगा और 6 दूनी 12 आ जाएगा, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दो तो 1260 हो जाएगा। ये तरीका होता है। दूसरा हमने कहा कि 10% 1% अगर आपको आता है तो 6000 का जब 10% आप निकालने जाओगे तो क्या करोगे, 6000 का 10% के लिए एक अंक पे दशमलव लगा दोगे, कहोगे सर 6000 का 10% 600 होता है। अभी ये 600 हो गया, तो अब कितना निकालना है आपको, 21% निकालना है। 600 10% है तो 20% कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और 6000 का 1% कितना होगा, आप कहोगे सर 60 होता है, तो उसी 1200 में एक और जोड़ दो, 1200 प्लस 60 अर्थात कितना बन गया, 1260। इसको ऐसे ओरल निकाला जाता है, निकालने की जरूरत नहीं होती। आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से ऐसे मुहजबानी कर लेंगे। ठीक है, तो 1260 मिल गया हमको क्या, फुटबॉल में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन हमें बालकों की संख्या चाहिए। अब हमें 28% उसमें से घटाना है किसका, 3500 का। देखिए अब 28% जैसे ही हम निकालने जाएंगे तो हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम सीधे इसका 30% क्यों ना निकाल लें। जब 30% निकालने जाएंगे, तभी थोड़ी देर पहले हम फुटबॉल का निकाले थे 30%, तो 1050 आया था, 1050 आया था, उसमें से हमें 2% घटा देना है। 1% अगर 35 था तो 2% 70 होगा। जब इसमें से हम 70 घटाए थे तो 15 में 7 गए 8 होता है और यहाँ पे आया था 9। ठीक है, तो 980 आया था। तो 1260 में अगर हम 980 को घटा दें, 1260 में 980 को घटा दें तो 0 9 में 60 गए 1 और 12 में 9 को 9 में 60 गए 1 और 12 में 9 गए 3 हो जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 310 बन जाएगा। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, अच्छा ये 1260 है, हम 1290 लिख रहे हैं। ठीक है, कितना है, 1260 है। 1260 में से अगर हम कितना घटा रहे हैं, 980 घटा रहे हैं, 0 16 में 60 गए 8 हो जाएगा, 11 में 9 गए 2 हो जाएगा, तो बच कितना रहा है, 280। ये 280 क्या है, 280 एक्चुअल में बॉय हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है,
अब चलो टेनिस की तरफ। टेनिस कहाँ गया भाई? टेनिस 20% है। अगर 6000 का 20% निकालोगे तो सीधा सीधा 1200 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें से हमें 22% घटाना है, तब हमें जाके बालिकाओं की मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर 3500 का 22% निकालने जाओगे तो 700 तो सीधे सीधे मिल गया। 20% 2% और निकालोगे तो 700 प्लस 70 हो जाएगा, अर्थात 770 बन जाएगा। 770 जब इसमें से कैंसिल आउट करोगे तो 10 में 7 गए 3, 11 में 7 गए 4 हो जाएगा। 7 4 11 होता है ना, 11 में 7 गए 4। तो 430 ये जो आया है, ये बालकों की संख्या है जो कि टेनिस खेलते हैं। तो दोनों को पूछा गया है, किसको? 430 को, और आप 280 को जोड़ दो। 280 को जब जोड़ोगे 0 8 3 11 और 4 2 6 1 7, अर्थात राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? 710 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो देखेंगे इसका जो 710 है वो राइट आंसर है, अर्थात डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर है, 710। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है डीआई का। टेनिस के खेल में नामांकित बालिकाओं की संख्या और बालकों की संख्या के बीच में अंतर क्या है? टेनिस के खेल में नामांकित बालिकाओं की संख्या क्या है? अभी अभी हमने निकाला था टेनिस के खेल में नामांकित बालिकाओं की संख्या। टेनिस के खेल में नामांकित बालिकाओं की संख्या कितनी थी? 770 थी। ठीक है, ध्यान रखना। बालिकाएं कितनी है टेनिस के खेल में? 770 हैं। और बालकों की संख्या के बीच में अंतर पूछा गया था। तो भाई टेनिस में बालक कितने थे? टेनिस में बालक 1200 हैं। 1200 में से अगर आप 770 निकालोगे, बालकों की संख्या के बीच में टेनिस के खेल में नामांकित बालिकाओं की संख्या और बालकों की संख्या के बीच में अंतर कितना था ना? तो पहले 1200 में से 770 जब आप निकालोगे तो मिलेगा 430। मिलेगा क्या? 430। ये 430 बालक हैं टेनिस खेलने वाले, और टेनिस खेलने वाली बालिकाएं कितनी हैं? 770 हैं। तो 770 में से आप 430 निकालिएगा। 770 में से 730 निकालेंगे में 7 में से 3 गए 4 और 7 में से 4 गए होता है 3। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना बन जाएगा? 340 इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब 1200 में से 770 निकाल के भागिएगा नहीं, क्योंकि 1200 जो है ये विद्यार्थियों की संख्या है, इसमें बालक और बालिकाएं दोनों हैं। तो 1200 में से पहले 770 आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा बालकों की संख्या। ठीक है, और बालिकाओं की संख्या 770 पहले पता ही थी, तो दोनों को आपस में घटाएंगे तो मिल जाएगा 340। इस प्रकार से पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 340 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको डीआई के क्वेश्चंस को हैंडल करना है, जिसमें से पांचों आपने देख लिए हैं। उम्मीद करता हूं पांचों आपको समझ में भी आए होंगे। पहला का जो राइट आंसर था 11.2 आया था, सेकंड में 23.81 और थर्ड में आया था आपका 470 और फोर्थ में आया था आपका 710 एंड फिफ्थ में आया था आपका 340। तो उम्मीद करता हूं डीआई के पांचों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और किस प्रकार से हम चीजों को हल कर रहे हैं वो भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम 6 नंबर के सवाल पे। देखिए ये भी मैथमेटिक एप्टीट्यूड का ही सवाल है। वैसे हम जितने भी सेट कराएं इसमें किसी भी सवाल को हल नहीं कराए हैं, हम जानते हैं, क्योंकि सब सारे बच्चों को ये पता होगा। 12/19 है, 11/17 है, 7/12, 17/28। इसको आपको क्या करना है? घटते क्रम में अरेंज करना है। तो करना कुछ नहीं होता है, 12 में भाग करना है 19 का, 11 में भाग करना है 17 का, 7 में भाग करना है 12 का और 17 में भाग करना है 28 का। बस यही भाग करके उसकी संख्या नोट करके आपको घटते क्रम में अरेंज कर देना है। ठीक है, आप आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये सवाल किसी भी बच्चे का गलत भी नहीं होता होगा। ठीक है, अब देखिए जब आप भाग करके देखेंगे तो 11 में 17 का भाग करेंगे तो 0.6471 आएगा। 12 में 19 का भाग करेंगे तो 6316 आएगा। 17 में 28 का भाग करेंगे 6071 आएगा और 7 में 12 का भाग करेंगे 0.5833 आएगा। तो इस हिसाब से छोटे घटते क्रम में आपको अरेंज करना है ना। तो घटते क्रम में अरेंज करने का मतलब यह है कि सबसे बड़ा कौन सा है? सी वाला है। देखिए 64 है, उसके बाद सी हो गया, फिर आपका ए हो गया, फिर डी हो गया, फिर बी हो गया। इस हिसाब से आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, लगभग सभी सेट में ये वाला सवाल देखने को मिल जाता है, तो भाग करना एटलीस्ट दशमलव वाला सीख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक स्तर की घटनाएं हैं? ग्लोबल लेवल की फिनोमिना कौन कौन सी है? देखिए ग्लोबल लेवल मतलब कि ऐसी फिनोमिना, ऐसी घटना जो पूरे विश्व के स्तर पर घटती हो। तो जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ है, ओजोन लेयर का क्षरण हुआ है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर, ठीक है, जिसको ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारी कोई पर्सनल घटना नहीं है कि मेरे गांव की घटना है, आपके शहर की घटना है, पूरे विश्व की घटना है। ठीक है, तो ओजोन लेयर तो पहला तो आ ही जाएगा। दूसरा
ग्लोबल वार्मिंग भी जो आपकी पूरी विश्व की मतलब कि विश्व से संबंधित फिनोमेना है। तो ए बी तो कंफर्म है, ठीक है। दूसरा, जंगल में आग हो सकता है, आपके गांव में जो जंगल है वहां पे आग लगी हो, आपके शहर के आसपास जो जंगल हो वहां, ये पूरी विश्व की घटना नहीं हो सकती, तो इसको हटा देते हैं। अब दूसरा है सी लेवल राइज, समुद्र का बढ़ता स्तर, भाई ये पूरी विश्व की घटना है। अगर समुद्र का स्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में पूरा विश्व उससे प्रभावित होगा, उसके किनारे जो रहने वाले शहर हैं पूरे विश्व के, वो सब प्रभावित होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एयर पोल्यूशन सिटी वाइज भी हो सकता है, एयर वाइज भी हो सकता है। जहां पे एयर से संबंधित पोल्यूशन ज्यादा होगा, उस क्षेत्र का जो एयर है वो ज्यादा पोल्यूटित होगा। जैसे दिल्ली का एयर पोल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है सर्दियों के महीनों में, या गेहूं की जब कटाई होती है उसके बाद, ठीक है। तो ये जो तीन है ए बी और डी, इसका राइट आंसर होने चाहिए। ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग और सी लेवल का राइज होना क्या है, ये ग्लोबल लेवल की फिनोमिना के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर है डी वाला, ए बी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से सवाल पूछा गया है आपसे। खूब ध्यान से देखिएगा, किसी काम को पूरा करने में ए को बी से दुगुना समय लगता है, मतलब ए को बी से दुगुना समय लगता है, और सी इस काम को उतने समय में पूरा कर लेता है जितना ए और बी दोनों साथ मिलकर इसे पूरा करते हैं। अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो काम 5 दिन में समाप्त हो सकता है, तो बी अकेले अगर काम करेगा तो कितना समय लगेगा, यही चीज पूछा गया है आपसे, ठीक है। अब देखिए दो तरीके हैं, एक तो इसको x मान के लगा लो, दूसरा ऑप्शन पे रख के लगा लो, ठीक है। ऑप्शन पे रख के लगाएंगे तब भी आराम से काम हो जाएगा, क्योंकि जिसको भी आप मानेंगे इस चारों में से, जिसको भी आप मान के लगाएंगे तो बी का वो काम होगा। बी का जैसे 15, अगर 15 मान रहे हैं तो बी का जो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 15 दिन में करेगा, 12 दिन में, 14 दिन में, 18 दिन में, जितने भी दिन में करेगा। दूसरा, अगर बी को आप 15 दिन में कर रहे हैं तो ए बी से दुगुना समय लेता है, तो बी अगर 15 दिन में करेगा तो ए 30 दिन में करेगा, ठीक है। ए 30 दिन में करेगा, तो इस हिसाब से आप लास्ट में चल के ये देख लेंगे, अगर तीनों मिलकर 5 दिनों में काम पूरा करते हैं तो 15 दिन वाला विकल्प सही होगा, अगर नहीं हो रहा है तो गलत हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि मान लेते हैं जो बी अकेले काम करता है वो x दिन में करता है, बी अकेले x दिन में काम को पूरा करता है। खूब ध्यान से देखिएगा, बी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करता है, x दिन में पूरा करता है। तो अगर बी की क्षमता देखेंगे तो बी की क्षमता कितनी बन जाएगी, बी की क्षमता हो जाएगी 1/x की। अब जितना समय में बी काम करता है उसके दुगने समय में ए काम करता है, तो ए की जो क्षमता बन जाएगी, ए की क्षमता बन जाएगी 1/2x की। अब कहा गया कि सी जो है, सी उतने समय में काम पूरा करता है जितने समय में ए और बी दोनों साथ मिलकर पूरा करते हैं, अर्थात सी की जो क्षमता देखेंगे तो सी की क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की क्षमता। ए प्लस बी की क्षमता क्या है भाई, ए प्लस बी की क्षमता है आपकी 1/2x प्लस 1x। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3/2x। अब ये 3/2x क्या है, ये 3/2x सी की क्षमता है। कहा गया कि अगर तीनों मिलकर काम करें तो 5 दिन में काम पूरा भी हो जाता है, तो तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो क्या बनेगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी को देखेंगे, जब तीनों मिलकर करेंगे तो 1/2x प्लस 1/x प्लस 3/2x। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आगे आपको क्या मिल जाएगा, 6/2x आपका एलसीएम जाएगा ना, 2x 2x 2x, तो इसमें एलसीएम कितना जाएगा 6/2x के। अब 6/2x अगर इसको और छोटा करोगे तो 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, 3/x के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/x के हो जाएगा। अब टोटल वर्क आपको पता ही है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर होता है आपका, भाई आपकी क्षमता क्या है और कितने समय में आपने काम किया है, वही क्या होता है टोटल वर्क होता है। ऐसे में जो तीनों की क्षमता निकल के आई है 3/x आई है, 3/x आई है, और x दिन में 5 दिन में काम खत्म हो रहा है, 3/x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके 1 के बराबर हो जाएगा, किसके, क्योंकि कुल जो काम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अब आप अगर इसको देखेंगे तो ये 15/x हो जाएगा, 15/x बराबर 1 के, तो x बराबर कितने हो जाएगा 15। अब x बराबर 15, इसका मतलब है कि b काम को कितने दिन में खत्म करेगा, वो 15 दिन में काम को खत्म कर देगा। अगर b 15 दिन में काम को खत्म करेगा तो वो अगला मिला जो
करता है वो कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। दूसरा, ऑप्शन की मदद से भी आप इसको कर सकते हो। जैसे अगर आपने बी को मान लिया कि बी क्या करता है, 15 दिन में काम खत्म करता है, तो बी की जो एक दिन की एक कार्य क्षमता बनेगी बी बटा 15 हो गई, 1/15 हो गई। और ए तब कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, दुगुना समय में काम करता है ना, तो 1/30 हो जाएगा। अब ऐसे में आप इसको सॉल्व आउट करके आप निकाल सकते हैं। लास्ट में आपको इसको देखना पड़ेगा कि भाई तीनों की जब कार्य क्षमता देखी जाए, जब सी की कार्य क्षमता देखी जाएगी तो इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो 15 दूना 30 होगा और 30 एक्के 30 होगा, 3/30 हो जाएगा। तो यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो जो सी की क्षमता बनेगी 1/10 की बनेगी। जब तीनों की आप देखेंगे 1/15 ले आएंगे, 1/15 ले आएंगे, 1/30 ले आएंगे, प्लस 1/10 ले आएंगे, फिर से 30 एलसीएम बनेगा। तो 15 दूना 30 और 30 एक्के 30 और 10 तिहाई 30, मतलब कि 2 1 3 3 3 6, 6/30 बनेगा। तो 6 के 6 हो जाएगा, 6×5 1/5 के हो जाएगा। ठीक है, 1/5 के बन जाएगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये 5 दिन में काम आपका पूरा हो जा रहा है। 5 दिन में देखेंगे तो काम आपका पूरा हो जा रहा है। तो अब अगर 5 दिन में काम पूरा हो जा रहा है तो वो उसका आंसर होगा, नहीं पूरा हो रहा है तो उसका आंसर नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप वर्क एंड टाइम के सवालों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी वाला विकल्प है, 15 दिन में बी अकेले काम को पूरा कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी के बारे में पूछा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया। उसकी थीम्स दी गई हैं असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दियर गोल नंबर्स। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल हैं। इन 17 गोलों को आपको बिल्कुल रट लेना है। कम से कम आप अगर ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक बना के भी इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे नो जीरो गुड क्वालिटी जेंडर, ठीक है, 5 तो ऐसे ही याद हो गए। नो जीरो गुड क्वालिटी जेंडर, नो से नो पॉवर्टी, ठीक है, जीरो से जीरो हंगर, ठीक है, गुड से गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप अपने खुद के निमोनिक्स बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब मैंने वीडियो बनाई थी आपकी इन्वायरमेंट की यूनिट में, उसमें मैंने आपसे बतलाया भी है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा अगर जिसको नहीं पता हो। ठीक है, तो आप देखिए नो जीरो, यहां पे तो नो पॉवर्टी है नहीं, जीरो है, तो बी सबसे पहले आ जाएगा, बी सबसे पहले आ जाएगा। नो जीरो गुड क्वालिटी, गुड, अब इसमें तो हेल्थ से संबंधित है नहीं, तो जी बी के बाद सीधे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, बी ई, फिर गुड क्वालिटी, ठीक है, जेंडर, फिर जेंडर आ जाएगा। तो बी ई ए, बी ई ए, जरा देखो, BEADC इसका राइट आंसर हो जाएगा, BEADC इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 17 गोल्स हैं, 17 के 17 गोलों को आपको ध्यान में रख लेना है। लेकिन आप अगर इसमें से शुरुआत के 5-7 और लास्ट के 7-8 याद कर लिए तो आराम से इल्यूमिनेट करके भी आप सवालों को हल कर लेंगे। और शुरुआत के 5-6 याद करना और लास्ट के 5-6 याद करना कोई कठिन काम नहीं है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वाला है, BEADC इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये जो एसडीजी की प्रमुख विशेषता अगर देखेंगे तो ये 5P फ्रेमवर्क पे काम करता है, पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। ये चीजें बहुत बार पूछी गई हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर एसडीजी को देखेंगे तो 17 लक्ष्य हैं इसके, 169 टारगेट होते हैं और 248 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, 248 जो इंडिकेटर्स हैं उसमें 231 इंडिकेटर्स को यूनिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। आउट ऑफ 248 इंडिकेटर्स में से जो 92 इंडिकेटर्स हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, जो एसडीजी है बेसिकली 2015 से 30 सेशन के बीच में लागू किया गया है। सभी देशों पर यह सार्वभौमिक रूप से लागू है। पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समानता सहित ये इसके प्रमुख विषय हैं। इसमें निजी क्षेत्र, एनजीओ और पब्लिक भी शामिल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 2000 से 2015 के बीच में एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लागू हुआ था, जिसके अपने 8 लक्ष्य थे, 21 टारगेट थे और 69 इंडिकेटर्स थे। ठीक है, इसका जो फोकस था मुख्य रूप से जो मतलब कि विकासशील देश हैं, ठीक है, विकासशील देश हैं, उन पर यह केंद्रित था। इसका जो विषय था भाई गरीबी दूर करना, स्वास्थ्य पे काम करना, शिक्षा पे काम करने तक सीमित था। और इसमें जो पार्टिसिपेशन था वो केवल पर्टिकुलर कंट्री की सरकारों से इसका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। किससे संबंधित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित। ये इसके 17 गोल हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसे नो
पॉवर्टी, जीरो हैंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, इसके अलावा भाई क्लीन वाटर है, अफोर्डेबल एनर्जी है, डिसेंट वर्क है, इंडस्ट्री इनोवेशन, रिड्यूस इनइक्वलिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, और फिर कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात है, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ एंड लैंड, पीस एंड जस्टिस एंड पेरेंटल फॉर पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये इस तरह गोल्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये ऐसे सवाल है ना, ऐसे टॉपिक हैं जहां से सवाल बनते ही बनते हैं, पेपर 1 से लेके पेपर 2 में आपको बनी जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें वेरिएबल के टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं, उसके उदाहरण सामने हैं, आपको मैच कराना है। जैसे नॉमिनल के लिए हमने बताया था कि इसमें क्लास का निर्धारण होता है, किसी भी प्रकार की कोई रैंक नहीं होती है, तो एक आध सेकंड है, एक आध सेकंड होते ही ये विकल्प ही सही हो गया। ठीक है, अर्थात तीनों विकल्प गलत हो गए। ऊपर के जो राइट विकल्प है वो डी वाला है। ऑर्डिनल पे चलोगे तो भाई मूवी की रेटिंग करते हैं कि भाई 5 में से कितनी रेटिंग दे रहे हैं हम। ठीक है, अब अनुपात पे चलोगे तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। रेशियो की बात है, क्योंकि जो दूरी होती है वो शून्य भी हो सकती है, क्योंकि रेशियो वेरिएबल्स में या रेशियो डेटाज में ही पूर्ण शून्य पॉसिबल हो पाता है। इंटरवल में चलोगे तो यहाँ पे हो जाएगा लोकेशन ऑफ प्लेस इन डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड का। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले भी बतलाया है। ठीक है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, ये डी बना लीजिएगा भाई। विकल्प तो सही है, ये बाय डिफॉल्ट नंबरिंग गलत हो गई है। ठीक है, अब देखिए नॉमिनल में चलोगे तो यहाँ पे कैटेगोरिकल डेटा होता है, कोई ऑर्डर नहीं होती है, कोई रैंकिंग नहीं होती। यहाँ पे केवल क्लास का निर्धारण होता है। जैसे जेंडर का निर्धारण, जेंडर में जाओगे तो मेल फीमेल हो जाएगा। कास्ट में जाओगे, कास्ट में तो बहुत सारी कास्ट हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप आप देख ही रहे हो, तो यहाँ पे केवल क्लास का निर्धारण होता है। ठीक है, फिर ऑर्डिनल पे जाओगे तो ये कैटेगोरिकल डेटा के साथ साथ में इसमें एक मीनिंगफुल ऑर्डर होता है, बट कोई कंसिस्टेंस मतलब डिफरेंस नहीं होता है दो वैल्यूज के बीच में। मीनिंगफुल ऑर्डर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, लेकिन फर्स्ट के बीच में और सेकंड के बीच में जो अंतर है वही अंतर सेकंड और थर्ड के बीच में हो, ये जरूरी नहीं होता है। तो जैसे इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह, लो मीडियम हाई आपको दिखलाना है, लेवल ऑफ डिस्ट्रेस को दिखलाना है, इसमें एक क्रम होता है, वो ऑर्डिनल की कैटेगरी में आता है। इंटरवल पे चलोगे तो ये न्यूमेरिकल डेटा के साथ साथ मीनिंगफुल इंटरवल भी होता है, लेकिन बस ट्रू जीरो नहीं होता है। जैसे टेम्परेचर में देखेंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर होता है, आईक्यू का जो स्कोर होता है, ठीक है, ये सब इंटरवल की कैटेगरीज में आती हैं। डीओबी हो गई, ठीक है, किसके कैटेगरीज में, इंटरवल की कैटेगरीज में आती हैं। ठीक है, रेशियो पे चलोगे तो भाई इसमें सबसे बड़ी बात, सब सारे फीचर के साथ साथ ट्रू जीरो पॉइंट भी होता है। जैसे आपके हाइट है, वेट है, टेम्परेचर जो केल्विन में होता है, ठीक है, एज हो गई, ये सब क्या है, रेशियो की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, रेशियो डेटा की कैटेगरीज में आते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि मैच द लिस्ट से है। ये भी रीजनिंग एप्टीट्यूड का सवाल आप कर सकते हो, मैथमेटिकल रीजनिंग से ही ये भी सवाल आया है। देखिए बहुत सरल है, मैं इस पे बहुत समय नहीं लूंगा। प्राइम साइड क्वाइट राइम है। ठीक है, ये देखिए, ये इसके अल्फाबेटिक ऑर्डर को आपस में जोड़ दिया गया है, बस और कुछ किया नहीं गया है। इसके अल्फाबेटिक ऑर्डर को इसे प्राइम लिखा गया है, तो पी का 16 है, आर का 18 है, आई का 9 है, एम का 13 होता है, ई का 5 होता है। देखिए इसको आप जल्दी से तभी कर पाओगे जब आपको सभी 26 अक्षरों के नंबर याद होने चाहिए। हमको तो याद है, आप भी इसको याद कर लीजिए। जब भी याद कर लेंगे तो फटाफट इसके ऊपर लिख के ये भी देख पाएंगे कि किस प्रकार का रिलेशन बनता है। अब बाद में चल के इन्हीं नंबरों को जोड़ लिया गया है और उसी के अनुसार उसको मैच करा दिया गया। कुछ नहीं करना है, बस अल्फाबेटिक नंबर की प्लेस वैल्यू को लिखकर उसको जोड़ लीजिए। अब जिससे मैच कर रहा है उससे मैच करा दीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट विकल्प है वो सी वाला है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इस सभी बच्चे कर लेते हैं, इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 12 है, कम्युनिकेशन से सवाल पूछा गया है। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड टर्म है, यहाँ पे उसके संबंधित कुछ विशेषताएं दी गई हैं, आपको मैच कराना है। देखिए इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल है तो बोलचाल होगा भाई। इफेक्टिव कम्युनिकेशन भाई बहुत अच्छी जो भाषा बोल लेता है, बहुत अच्छा व्यवहार दिखा लेता है, जिससे मिलता है उसको अपना बना लेता है, उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। इफेक्टिव नॉन वर्बल भाई बिना बोले अपना काम कर ले, देखो यहाँ पे टिक लग गया। ठीक है, इफेक्टिव नॉन वर्बल का मतलब क्या है, जो साइन लैंग्वेज है, क्योंकि वर्बल में तो बोला जाता है, नॉन वर्बल में तो बोलना नहीं है, सिंबल से चीजों को समझना है। तो साइन लैंग्वेज क्या है, इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हिस्से में आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जब आप बहुत अच्छे से बोल लेंगे, स्पीक कर लेंगे इफेक्टिवली। ठीक है, ए का तीसरा और सी का चौथा, ए का तीसरा नहीं है, ए का तीसरा इसी में है और सी का चौथा इसी में है, अर्थात ये सारे कट जाएंगे
और इसका चौथा विकल्प राइट आंसर बन जाएगा। इस हिसाब से आपको सोचना होगा, ठीक है। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैटेगरी में कौन आ जाएगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैटेगरी में भाई उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा जिसको नॉलेज होगी और स्किल होगी। भाई देखिए, ऐसे ही चीजें नहीं अच्छी हो जाएंगी, कोई आपको ऐसे ही नहीं पसंद करेगा, ठीक है। पसंद होने के प्रॉपर रीजन भी होने चाहिए, वो दूसरा वाला पसंद की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर क्या है भाई? बैरियर कब होगा? जब आपको इनएडुकेट नॉलेज होगा, नॉलेज आपको प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या होगा वो भाई? आपका नॉलेज, आपका कम नॉलेज आपके लिए क्या बनेगा? कम्युनिकेशन में बाधा बनेगा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्वेश्चन वेदर द मेजरमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्ट ट्रूली रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब यह है भाई, निम्न में से कौन से इस प्रश्न से संबंधित हैं? कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एक टेस्ट पेपर बनाता हूं, आप लोगों के लिए एक टेस्ट पेपर बनाया। अब उस टेस्ट पेपर में मैंने जो क्वेश्चन रखे वो क्वेश्चन, अब पेपर 1 का बना रहा था मैंने, उसमें जो क्वेश्चन रखे पेपर 2 के रख दिए, पेपर 2 के क्वेश्चन रख दिए। तो आप पूछेंगे सर इसकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है? तो तुरंत देखा जाएगा तरी इसकी तो निर्मित वैधता ही नहीं है। क्यों? कि भाई जिस चीज का पेपर है उससे संबंधित उसमें क्वेश्चन ही नहीं दिया गया है। इस सवाल में यही बोला गया है, ठीक है। भाई जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है क्या वो वही माप रहा है? जैसे पेपर जो टेस्ट बन रहा था वो पेपर 1 के लिए बन रहा था, पेपर 1 के लिए बन रहा था, तो आपका जो मेजरमेंट हो रहा है वो पेपर 1 का ही हो रहा है, दूसरे का हो रहा है। अर्थात जो निर्माण वैधता है, जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है कि नहीं है, जिस चीज के लिए उसको बनाया गया है अगर वो वही मेजर कर रहा है, आप कह सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की, उस टूस्ट की, उस टूल की कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बन जाएगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी हम कब देखते हैं? एक्सटर्नल वैलिडिटी देखते हैं पर्टिकुलर उस जो कार्य हम कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर जनरलाइज्ड हो रहा है, प्रॉपर सामान्यीकरण हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी है। इंटरनल वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि भाई प्रॉपर जो कॉज एंड, मतलब कि कॉज का और मतलब कि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर प्रभाव देखा जा रहा है उसका जो कारण है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है, कोई दूसरा नहीं है। अगर ऐसा है तो उसकी इंटरनल वैलिडिटी है, अगर ऐसा नहीं है तो उसकी इंटरनल वैलिडिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होगा। कोई भी टूल जिस पर्पज से जिसके लिए बनाया गया है वही मेजर कर रहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट ऑन, अब पूछा गया है यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ आयुष अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। आयुष अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन का पार्ट कौन सा है? देखिए एकदम सिंपल है, इसका आयुष का सिद्धा है, सोवा रिक्पा है और एक होम्योपैथी है, ठीक है। ABD इसका राइट आंसर है। अब इसको याद करना पड़ेगा, देखिए फैक्ट वाले सवाल है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। सिद्धा है, सोवा रिक्पा है और होम्योपैथी है, ये संजीवनी नहीं है, योगा स्टडीज नहीं है। तो ABD इसका राइट विकल्प बनेगा, ABD है, ABD इसका राइट विकल्प है। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। आयुष के अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में कौन कौन से कोर्स आते हैं, ठीक है। एक तो देखो आयुर्वेदा आता है, ध्यान में रखिएगा, BMS होता है इससे, योगा एंड नेचुरोपैथी होती है, ठीक है। अब देखो योगा यहाँ पे भी लिखा था तो आप इसको जोड़िएगा नहीं, योगा एंड नेचुरोपैथी ही है, ठीक है। इसको योगा अलग से मत करिएगा, ठीक है। यूनानी है, ठीक है, और सिद्धा है, होम्योपैथी है और सोवा रिक्पा है। तो आयुष के अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के प्रोग्राम में सिद्धा है, सोवा रिक्पा है और होम्योपैथी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ABD इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अरेंज द फॉलोइंग ओपन यूनिवर्सिटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दियर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट की तरफ आपको चलना है, बिल्कुल फैक्ट वाले सवाल है, आपको ध्यान ही रख लेना है। जैसे मध्य प्रदेश की भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, 1999 में आई थी, ये तो हमको याद है। एक और इसमें है, और हाँ ये आई थी, सॉरी ये आई थी यूपी राजस्थान यूनिवर्सिटी है जो 1919 में आई थी, और मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी ये 1991 में आई थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी ये पूरे फैक्चुअल सवाल हैं, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो कोटा को देखेंगे तो 1987 में आई थी, और यशवंतराव
यशवंत राव है ना, यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र की जो यूनिवर्सिटी है 1989 में है। मध्य प्रदेश की जो भोज यूनिवर्सिटी है 1991 में थी। कर्नाटका स्टेट 1996 में थी और यूपी राजस्थान 1999 में थी। तो इस हिसाब से देखेंगे तो क्रोनोलॉजिकली इसको सेट करेंगे तो DAEBC इसका राइट आंसर बन जाएगा। DAEBC कोटा जो यूनिवर्सिटी है वो आई थी किसमें, कोटा आई थी 1987 में, और आपकी कर्नाटका जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है वो आई थी 1996 में, यशवंत राव वाली 1989 में। अब इसके हिसाब से आप इसको क्रोनोलॉजिकली ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट की तरफ अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट की तरफ आराम से अरेंज कर सकते हैं। तो डी वाला देखिए 1987 में था, फिर ए वाला 1989 में, फिर ई है 1991 में, फिर बी है 1996 में, और सबसे लेटेस्ट जो है ये यूपी राजस्थान ओपन यूनिवर्सिटी है 1999 में आई थी इस पांचों विकल्पों के आधार पे। तो जो फैक्ट है वो तो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे तभी काम बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए 17 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि 90 लोग 810 किलो भोजन 27 दिनों में ग्रहण करते हैं। 60 लोग भाई 300 केजी भोजन कितने दिन में ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत सरल है, M1 D1 है, फिर W1। ठीक है, W1 ठीक है, W ही है ना, और वो कार्य ही है M2 D2 W2। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 90 लोग 27 दिनों में कर रहे हैं 810 किलो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर आप बराबर किसके करेंगे, तो 60 लोग हैं, D2 आपको निकालना है, तो 300 केजी भोजन कितने दिन में करेंगे। तो बहुत सरल है, 90 गुणे 27 करिए, तिरछा तिरछा गुणा होगा, 300 इधर आएगा, नीचे आएगा 810 गुणे 60। ठीक है, इसी को कैंसिल आउट करो भाई जरा, हो जाएगा काम आपका भी। ठीक है, तो एक जीरो से तो एक जीरो हटाई दिया। ठीक है, 30 सिक्के 30 था, 30 दूना 60 कर दिया। ठीक है, 27 सिक्के 27 होता है, 27 त्रिक 81 होता है, 3 का ले गया 9 में 30 हो गया, तो 2 को कैंसिल आउट किया, 30 में तो 15 हो गया, अर्थात 15 दिन तक भाई 60 लोग 300 केजी भोजन करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो 15 दिन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए ये भी मैच द कॉलम के सवाल हैं। ज्ञान है, इम्प्रिंटू है, डिजिटल लॉकर है, स्वयं है। तो शायद कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं जानते हो। डिजिटल लॉकर की तरफ जाओगे तो कहोगे भाई ये इशू करता है, सर्टिफिकेट को वेरीफाई वगैरह करता है, तो सी का चौथा है। तो सी का चौथा है, तो ये खत्म करो और ये खत्म करो, अब 2 ठो बचा हुआ है। अब इन दोनों को देखो, अब जैसे ही ज्ञान की तरफ जाओगे तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क से ज्ञान में क्या है, इसमें भाई ये अट्रैक्ट करता है इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट को, का मतलब उसका एक पूल तैयार करता है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा तीसरा, और जैसे ही ए का तीसरा होगा, ए का तीसरा देखिए ए का दूसरा यहां पे है, इसको तो खत्म कर दो। अब राइट आंसर जो बन गया डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इम्प्रिंट टू क्या है, इम्प्रिंट टू भाई वो डिसिमिनेट करता है रिसर्च को, नॉलेज को, टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, तो ये इसका विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ये इसका विकल्प हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आराम से चीजें हैंडल की जा सकती हैं। स्वयं की तरफ जाओगे तो स्वयं को तो आपको पता ही है भाई, ये एक्सीलेंस को अचीव करता है, इसकी एफिशिएंसी, क्वालिटी मेंटेन करना, एजुकेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को एजुकेशनल मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, इन सब का स्वयं का ये सब लक्ष्य है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका जो डी वाला विकल्प है वो राइट आंसर बन जाएगा। तो जो ज्ञान है, ज्ञान एक प्रकार का पूल होता है एंटरप्रेन्योर्स का, इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट वगैरह का। ठीक है, इम्प्रिंट टू क्या है भाई, ये रिसर्च नॉलेज को डिसिमिनेट करने का काम करता है। अब डिजिटल लॉकर क्या है भाई, ये इश्यू करता है, सर्टिफिकेट्स वगैरह वेरीफाई करता है डिजिटली। स्वयं क्या है भाई, ये एक्सीलेंस को अचीव करना चाहता है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इसके एजुकेशन के, अप्रोच, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। ठीक है, अब ये देखिए ज्ञान की बात है भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों और शिक्षकों के भारतीय संस्थानों में आमंत्रित करने के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान को लॉन्च किया गया। इम्प्रिंट 2 में देखेंगे फुल फॉर्म भी आ सकता है, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो उद्देश्य होता है उत्पादन और प्रक्रियाओं से संबंधित मतलब कि अप्लाइड रिसर्च में ठीक अनुसंधान का प्रसार करना इसका प्रमुख काम होता है। डिजिटल लॉकर तो जानी गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को सुरक्षित रखता है। स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन शिक्षा मंच है जिसकी जो थीम है गुणवत्ता, पहुंच और दक्षता के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, बाकी सब चीजें हमने आपको पढ़ाई ही है। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब देखिए ये आपका जो सवाल है, ये सवाल आपका नंबर सिस्टम से है। नंबर सिस्टम में आईसीटी की यूनिट में जाएंगे तो 2 वीडियो हमने दी है नंबर सिस्टम की, अगर उन दोनों वीडियो को आप देख लीजिए, ये सारे सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आपको बेस 10 की प्रणाली में चेंज करना है, ठीक है। बेस देखिए किसी भी नंबर से, किसी भी प्रकार के नंबर से आपको बेस 10 में जाना सबसे आसान होता है अगर हम आपको जाके दिखलाएं। तो यहाँ पे क्या गया है, आपको अवरोही क्रम में चेंज करना है। तो पहले को हम देखते हैं 9C16, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो 9C16 का मतलब ये हेक्साडेसिमल में है, आपको इसको किस में करना है, आपको इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 9 का मतलब तो 9 ही होता है, सी का मतलब देखने जाएंगे तो 12 मिलेगा, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है 0 to 9 और A to F के बीच के सिंबल को इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो अब इसके लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पे गुणा करना होता है 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1 से, ठीक है। तो 16 की पावर 0 का मतलब 1 है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 12, यहाँ से मिल जाएगा 16 9 144। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 144 प्लस 12 को जोड़ेंगे तो 156 का बेस 10, मतलब ये 156 10 मिल जाएगा। दूसरे पे आओगे 233 है, देखो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ठीक है, यही करते हो ना। तो यहां से मिलेगा 3, यहां से मिलेगा 24 और यहां से मिलेगा 64 दूना 128, ठीक है। सब पढ़ाया है मैंने, सबको जोड़ दो, सबको अगर जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 155। कितना मिल जाएगा, 155 जोड़ो ना, 4 3 7 होता है, 7 8 15 होता है, 155 मिल जाएगा, ठीक है। अब 313 पे अगर आओगे, 313 का बेस 7 है, तो इसको 10 में जाना है तो आपको क्या करना है, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा, यहाँ पे 7 7 49 होता है, और 49 तिहैया क्या होता है, 3 9 27 होता है, और 3 चौक 12 2 14, कहाँ गड़बड़ कर दिया क्या, 7 49 होता है, 49 तिहैया करना है ना, 3 चौक 12 3 9 27 होता है, कहाँ भाई गड़बड़ हो रहा है, 49 तिहैया क्या होता है, 3 9 27 होता है, 3 चौक 12 होता है, 12 2 14 होता है। तो कितना बन जाएगा, 147 बन जाएगा। 147 प्लस 7 प्लस 3 अगर आप जोड़ रहे हो तो आपको मिल जाएगा 7 3 10, 157 का बेस 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला बच रहा है, अब इसको भी आपको उसी रूप में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या है, देखिए जरा इसको भी कन्वर्ट करके दिखला दे, नहीं तो 100 1 1 2 4 है ना, 1 1 0 है। तो आप देखिए 1 की पावर 0, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, यही जाएगा इसका, और 1 0 है ही, तो उसमें ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखते जाइए, ये 1 आ जाएगा, जैसे देख ही लीजिए अच्छा एक बार, 1 की पावर 0, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, 1 की पावर 7, 1 की पावर 8, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब ऐसे ही जब बन जाएगा तो इसको आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ठीक है। और सॉरी 1 की पावर करें, 2 की पावर रहेगा, माफ करिएगा, 2 की पावर, तो 2 की पावर है। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा, यहां से आएगा 1, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, ऐसे 4 कह रहा हूं, हाँ 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसको जब जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 158, क्या बन जाएगा 158। अब आपको इसको अवरोही क्रम में करना है, आरोही तो ठीक है, अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़का वाला कौन है, तो सबसे बड़का वाला देखेंगे तो बी वाला विकल्प इसका राइट आंसर है, डी वाला। डी में कितना आया है, 158 आया है, तो बी वाला तो पहले बी लिख लो। क्या लिख लोगे, बी लिख लोगे। बी 158 के बाद नंबर किसका आएगा, 157 का, 157 का। तो 157 किस में आया था, सी वाले में आया था। तो बी सी, सॉरी आपका कहाँ गया, बी नहीं, डी सी ना, डी सी ए बी इसका राइट आंसर है, डी सी ए बी इसका राइट आंसर है। तो इस हिसाब से चीजों को हैंडल करना होता है, और नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझना है। आईसीटी की यूनिट में मैंने 2 वीडियो दी हैं, दोनों को देख लीजिए बहुत ध्यान से, 1 से 2 बार, बहुत अच्छे से ये सारे सवाल आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रकारों में से उचित क्रम में आपको अरेंजमेंट करना है। अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। देखिए ग्रुप है, पब्लिक है, मास है, इंटरपर्सनल है, और इंट्रापर्सनल है, और इंटरपर्सनल है। देखो अब इसको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। इंट्रापर्सनल में स्वयं से बात होती है, तो सबसे पहले यही आएगा 1 नंबर पे। इंटरपर्सनल में मुख्य रूप से 2 लोगों से बात होती है, ठीक है। अब आप जाओगे ग्रुप कम्युनिकेशन में, ग्रुप कम्युनिकेशन भाई 4-5 लोगों से बात होती है, ठीक है। फिर आप जा सकते हो किसमें, डीईए, डीईए के बाद आप जा सकते हो बी की तरफ, पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है। जब पब्लिक से रैली वगैरह होती है तो पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है। 4 पे जा सकते हो, मास कम्युनिकेशन, अब न्यूज वगैरह तो देख ही रहे हो आप लोग, 5 पे।
तो कहने का मतलब ये है DEABC, अच्छा आंसर यहाँ दिख रहा था, DEABC इसका राइट आंसर है। DEABC अर्थात पहला वाला इस विकल्प इसका राइट आंसर है। एनिमेशन लगाना भूल गया था। तो इस हिसाब से देखिए इंट्रापर्सनल में स्वयं से बात होती है, ठीक है, अंतःवैयक्तिक कम्युनिकेशन होता है, अंतःवैयक्तिक संचार होता है। इंटरपर्सनल में भाई एक दूसरे से बात होती है, इंटरपर्सनल, ठीक है, एक दूसरे की बात है। फिर आप आ जाते हो किस पे, ग्रुप कम्युनिकेशन में 4 से 6 या 10 लोगों तक बात होती है। पब्लिक में भाई कुछ संख्या बढ़ जाती है, मास में तो संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से इसको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, कहा गया देवर्षि नारद इज ए कंसिडर्ड द फर्स्ट कम्युनिकेटर बिकॉज, इनको फर्स्ट कम्युनिकेटर क्यों कहा जाता है? ही ऑलवेज स्पीक अगेंस्ट अदर्स, वो हमेशा दूसरे के खिलाफ बोलते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। ही इज नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स, वे हर स्थान पर मौजूद नहीं रहते, ये भी गलत है भाई, वो तो हर जगह पहुंच जाते थे। वे अपने स्वामी के प्रति वफादार रहते थे? नहीं भैया, वो केवल क्या करते थे, मध्यस्थता करते थे एक दूसरे के पास। वफादारी की बात कहाँ से है, ठीक है। तो वो कहाँ है, ही स्पीक्स फ्रॉम सीन ऑफ इवेंट्स, मीडिएट्स बिटवीन पार्टीज। तो इनका मुख्य काम क्या था, मीडिएट्स बिटवीन पार्टीज एंड वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में अच्छा काम करना और लोगों के बीच में, पार्टीज के बीच में मध्यस्थता ये किया करते थे, ठीक है, इसलिए इनको फर्स्ट कम्युनिकेटर माना जाता है। ये सवाल भी आया था पेपर 1 में, ठीक है। तो कब आया है, 22 अगस्त शिफ्ट 1 में पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा आई नेवर टीच माई स्टूडेंट, I never teach my student, I only provide the conditions in which they can learn। आप बताइए किसका कोट हो सकता है? इसको अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बोला था कि मैं अपने छात्रों को कभी पढ़ाता नहीं हूं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करवाता हूं कि वो उसमें सीख सकें। ये किसका स्टेटमेंट है? अल्बर्ट आइंस्टीन का है, ध्यान में रखिएगा, फैक्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के बारे में मैंने पढ़ाया है, इन्वायरमेंट की यूनिट में जाके देखिए, और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। राइट आंसर है O3, सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर है, क्योंकि O3 जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, सेकेंडरी है। प्राथमिक जो पोल्यूटेंट होते हैं वो स्वयं से उत्पन्न होते हैं, और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं किसी दूसरे के रिएक्शन वगैरह से उत्पन्न होते हैं। तो ठीक है, तो जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं वो सीधे स्रोत वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं वो गैसों या रासायनिक क्रियाओं से बनते हैं, जैसे O3 जो NOx एंड VOCs की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के कारण यहाँ पे O3 बनता है, ठीक है। तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स में आप CO को ले सकते हो, NON, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, PM10 एंड 2.5, ठीक है, VOCs, NH3, लेड, पेप वगैरह, ये सब क्या है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के हिस्से हैं। सेकेंडरी पे अगर आप चलोगे तो ओजोन O3 आप देख ही रहे हो, NOx एंड VOCs की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के कारण, ठीक है। उसके अलावा पेरोक्सी पैन जिसको हम बोलते हैं, सल्फर एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड, सेकेंडरी पार्टिकुलेट मटेरियल, ये सब क्या है, ये सब आपके सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट के उदाहरण है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं से बनते हैं, डायरेक्ट वायुमंडल में उत्सर्जित नहीं होते हैं। सबसे सरल सवाल ये भी है, वेयर डिड द भिक्षुज फीमेल मॉन्क्स एंड भिक्षुज मॉन्क्स मीडिएट इंगेज इन द डिस्कशंस ऑन द कंडक्ट डायलॉग विद द स्कॉलर्स इन द परसुएट नॉलेज, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा, बौद्ध धर्म आप सभी ने पढ़ा है, तो ऐसा कहाँ होता है, बिहारों में होता है, ठीक है। तो जो भिक्षुड़ियां और भिक्षु थे, अपने ज्ञान के अन्वेषण के लिए वो कहाँ पर ध्यानोपासना करते थे, वो बिहारों में क्या करते थे। बौद्ध धर्म में बिहार क्या होते थे, बिहार वो स्थान होते थे जहां पे भिक्षु और भिक्षुड़ियां जो होते थे वो अन्वेषण किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है, ये भी मैच द कलम का सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखिए, स्टेटमेंट है, प्रीमाइस है, कंक्लूजन है एंड आर्गुमेंट है, ठीक है। अब आपको इसको मैच कराना है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, प्रीमाइस क्या है, कंक्लूजन क्या है और आर्गुमेंट क्या है। अब देखिए, अ सेंटेंस दैट कैन बी कंसिडर्ड आइदर ट्रू और फॉल्स, एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अ प्रोपोजिशन इन द आर्गुमेंट दैट इज डिपेंडेंट ऑन बीइंग प्रूवन द सपोर्टेड बाय प्रीमाइस। नेक्स्ट, a group of statements that are dependent to providing a supporting another statement. The reason why we should accept another statement or conclusion. ठीक है, तो ये 4 विकल्प है। अब इन चारों विकल्पों की तरफ आपको चलना है। तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू अथवा फॉल्स हो सकता है। अब जो प्रीमाइस है वो रीजन है भी अनदर स्टेटमेंट को अथवा कंक्लूजन में चीजों को एक्सेप्ट किया जाए कि ना किया जाए, ठीक है।
और जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में क्या करते हैं भाई, जो प्रीमाइसें होती हैं वो क्या करती हैं, वो सपोर्ट करती हैं, उसी के आधार पे हम पर्टिकुलर इस बात पर जजमेंट हो पाते हैं या इस बात पर पहुंच पाते हैं कि ये इसका कंक्लूजन होना चाहिए। और आर्गुमेंट के लिए, आर्गुमेंट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट आर डिपेंडेंट एंड प्रोवाइडिंग द सपोर्टिंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। तो कथनों का वह समूह जिसके द्वारा अन्य कथन को प्रमाणित या समर्थित किया जाना आशयित होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो इसका जो पहला विकल्प है वो राइट आंसर बन जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में हमने जो आपका वेस्टर्न लॉजिक का पार्ट है उसमें उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा तो ये सारे सवाल आप आसानी से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। अब जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट में बेसिकली कुछ बातें बता ही दें। प्रीमाइस 1 होती है, प्रीमाइस 2 होती है और एक कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 प्रीमाइस, एक आर्गुमेंट में कम से कम 2 प्रीमाइस और एक कंक्लूजन हुआ करता है। ये जो दोनों प्रीमाइसें होती हैं वो समझ लीजिए कि ये दोनों प्रीमाइसें स्टेटमेंट का ही भाग होती हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों प्रीमाइसेस के आधार पे हम कंक्लूजन तक जाते हैं। तो ये जो दोनों प्रीमाइसें हैं ये कंक्लूजन को आधार देती हैं, ये कंक्लूजन को आधार देती हैं। अगर आप देखेंगे तो इन सभी को हम आर्गुमेंट की कैटेगरीज में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 26, संचार प्रक्रिया में कौन किसको क्या भेजता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस हु सेंड्स दैट हुम। तो सवाल देखेंगे भाई, चैनल प्रेषक को संदेश भेजता है, गलत बात है। द सेंडर सेंड्स द मैसेज टू द रिसीवर, भाई सेंडर मैसेज रिसीवर को भेजता है। द सेंडर सेंड्स फीडबैक द रिसीवर, ये भी गलत है, रिसीवर भाई फीडबैक देता है सेंडर को। रिसीवर सेंड्स द मैसेज टू द सेंडर, रिसीवर सेंड्स द मैसेज टू द सेंडर, जरूरी नहीं है, अगर कहा जाएगा तो भेजेगा। तो जो राइट आंसर बनेगा ओनली बी बन जाएगा भाई, जो सेंडर होता है वो मैसेज भेजता है किसको, रिसीवर को, ठीक है। कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे तो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन में देखेंगे तो सेंडर एक होता है जो कि मैसेज को शेयर करता है, जो भेजता है वो क्या कहलाता है, सेंडर। मैसेज क्या है भाई, जो इंफॉर्मेशन सेंडर द्वारा भेजी जाती है। मीडियम क्या है, आप मैसेज को कैसे भेज रहे हो, वर्बली, नॉन वर्बली क्या है। चैनल क्या है भाई, वे ट्रांसमिट टू डिस्ट्रीब्यूट द मैसेज, किस चैनल, किस माध्यम से, ठीक है, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कैसे। रिसीवर हु गेट्स द मैसेज। फीडबैक क्या है, रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर बैक टू द सेंडर। फीडबैक क्या है, जब रिसीवर रिस्पॉन्स देता है सेंडर को। नॉइज क्या है भाई, डिस्टर्ब करता है मैसेज को, ठीक है। तो ये है आपके कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक एलिमेंट्स, सबको पता भी होंगे, हमें पता है, ठीक है। अब देखिए आने वाले अंकों की पहचान करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है जिसमें आपको पहचान करनी है 2 के बाद 10 है, 10 के बाद 30, 30 के बाद 60, 68 के बाद 130। देखिए इसमें एक ट्रिक चल रहा है, इसको थोड़ा सा पकड़ना होगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पे जो तरीका चल रहा है वो 1 का क्यूब प्लस 1 है, 1 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 2 चल रहा है। अब यहाँ पे 2 का क्यूब है प्लस 2 है, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10 है, ठीक है। 3 का क्यूब है प्लस 3 है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 30 है। 4 का क्यूब प्लस 4 है तो 64 प्लस 4 68। 5 का क्यूब है प्लस 5 है तो 125 130। अब 6 का क्यूब है प्लस 6 है, 6 मतलब कि 6 का क्यूब क्या होता है 216 में से 6 आप जोड़ोगे तो 222 हो जाएगा, तो अगला टर्म क्या होगा 222 होगा। 7 का क्यूब 343 होता है, प्लस 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 350 ही तो होगा ना, हाँ हो जाएगा। 8 का क्यूब देखोगे, 8 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, तो 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब 520 होता है, तो 520 में 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 528 हो जाएगा। 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है, 729 में से 9 जोड़ोगे तो 738 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे 9 जोड़ा जा रहा है कितना, अब देखो कौन कौन सा, 130 तक तो पहले ही है, 222 आ जाएगा भाई, एक तो ये आ जाएगा 222, फिर 350 उसमें है नहीं, 528 से 8 का क्यूब क्या होता है भाई, 8 का क्यूब होता है 520, तो 528 हो जाना चाहिए। 520, 8 का क्यूब क्या है, एक मिनट, 8 का8 अट्ठाई 64 होता है, ध्यान से उतर गया, देखो 8 अट्ठाई 64 होता है, 64 में 8 का गुणा हो तो 8 चौको 32, 512 होता है, माफ करिएगा 512, तो प्लस इसमें 8 जुड़ेगा तो 520 हो जाएगा, ठीक है, गलती हो रही थी, 520 हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा, दूसरा 738 वाला हो जाएगा। तो 130 के बाद 350 आ रहा है,
130 के बाद कहाँ गया भाई, 130 के बाद 130 यहाँ आया था, फिर 222 वाला विकल्प सही है, 520 वाला विकल्प सही है और 738, मतलब ACD इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ऐसे सवालों पे रहेगी, तभी आप सोच पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है विच टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इज सिमिलर फ्रॉम सर्वे कंडक्टेड टू हाईलाइट द की कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू नेचर ऑफ द सिंगल केस। जहां पे सिंगल केस की बात होती है तो वहां पे आ रहा है किसका, केस स्टडी का नाम। केस स्टडी में हम क्या करते हैं भाई, केस स्टडी में पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर केस को हम क्या करते हैं, बहुत डीपली एनालाइज करते हैं। ठीक है, केस स्टडी जो होती है बेसिकली आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च कैटेगरीज में आती है। इसमें हम लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनके बिहेवियर्स को, उनके आउटकम को बहुत डीपली, बहुत ही फोकस्ड होके उस पर काम करते हैं। ये नेचर में क्वालिटेटिव होती है। ठीक है, इसका जो मोर फोकस्ड होता है वो क्वालिटेटिव की तरफ ज्यादा होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी एक केस पे, किसी एक इंडिविजुअल पे, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी एक इवेंट पे जब हम डीपली स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव नेचर में, तो वो केस स्टडी कहलाता है। ठीक है, बाकी रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे से बतलाया है हमने। अब देखो ये जो सवाल आपके सामने है वो भी मैच द कॉलम के सवाल है, इन्वायरमेंट के यूनिट से सवाल हैं। ये सारी चीजें पढ़ाई गई, बताई गई हैं। अब क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल है, रियो है और पेरिस समझौता है। ठीक है, अब अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को आप देखने जाओगे तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ क्या था, पहले तो यही जानते रहिए। 1987 में था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर आप क्योटो देखोगे तो क्योटो 1997 में था। रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, रियो शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं, 1992 में हुआ था। पेरिस समझौता तो 2015 में हुआ था। ठीक है, 2015 में। अब अगर पेरिस समझौता का जो आउटकम था वो क्या था भाई, वही जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना हुआ है फ्रांस, पेरिस और फ्रांस के समझौते से। ठीक है, उसके अगवानी से आप कह सकते हो। तो जो रियो आपका जो, इसके अलावा जो क्योटो प्रोटोकॉल है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है, वैश्विक तापमान से जुड़ा हुआ है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो क्या है, वो भाई ओजोन के डिप्लीशन से जुड़ा है। और जो रियो शिखर सम्मेलन है बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ए का पहला है और बी का तीसरा है। ए का पहला, बी का तीसरा, पहला वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे चीजों को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप सवालों को कर पाओगे। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है भाई, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो उसका जो मूल उद्देश्य था वो ग्लोबल वार्मिंग को कब करना, 1997 में इसको अपनाया गया था। भाई ग्लोबल वार्मिंग कब होगी, जब ग्रीन हाउस गैसों को, उत्सर्जन को कम किया जाएगा। ठीक है, दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन से जुड़ा हुआ था, CFC के उत्पादन में कमी लाने के लिए। ठीक है, इस प्रोटोकॉल को लाया गया था। रियो और समिट में बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को बढ़ावा, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन मतलब कि जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरणीय मुद्दों, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में CBD पे भी हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट है, सोलर अलायंस ट्रीटी, इसी पे भारत और फ्रांस के आपसी सहयोग के कारण भाई इस तरह का एक अलायंस बना जिसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं। इस अलायंस में ज्यादातर वही देश हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। कर्क रेखा ये 0 डिग्री, ये आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच में देश आ रहे हैं, ज्यादातर यही लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 30, बहुत समय हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बेनिफिट्स क्या हैं, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है की कॉन्सेप्ट की सीरीज में इसको। द यूजर डज नॉट नीड टू इंस्टॉल, सही बात है, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग है तो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दूसरे में द यूजर डज नॉट नीड टू एलोकेट हार्ड डिस्क, भाई जब क्लाउड है तो इस इंस्टॉल ही वो मतलब कि दूसरे के कंप्यूटर पे होता है, आपके पास कुछ एलोकेट नहीं होता, कोई हार्ड डिस्क में कोई स्पेस नहीं लेता। सही बात है। The cloud provider offers storage space to keep documents safe. The user can open or edit document from another computer with the internet access. ये भी बात सही है। If the user internet connection is slow, they will not be face any issue. नहीं भैया, ये इंटरनेट पर ही चलता है। अगर स्पीड स्लो है तो आपको थोड़ी नहीं बहुत इशू आएगी, आपका एप्लीकेशन ही हो सकता है ना खुले। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ABC इसका राइट विकल्प बन जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत अच्छे से हमने आपको पढ़ाया भी है। भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एक प्रकार की जान लीजिए कि ऑन डिमांड डिलीवरी कंप्यूटिंग सर्विस। जैसे आप लोग सामान ऑर्डर करते हो और आपके घर पे उपलब्ध हो जाता है, वो भाई अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कर रहे हो, तो उसी प्रकार क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक ऑन डिमांड डिलीवरी करता है, लेकिन वो कंप्यूटर सर्विसेज की डिलीवरी करता है, जो कि क्लाउड का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है और
आपके पर्सनल डिवाइस पर, आपके पर्सनल हार्ड डिस्क पे वो डाटा मतलब कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है, वो पर्टिकुलर सर्वर पे डाटा होता है, आप इंटरनेट के माध्यम से उसको एक्सेस करते हो और उस सुविधा के बदले आप उसको कुछ पे आउट करते हो, ठीक है। तो ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस होती है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है, इंटरनेट जहां उपलब्ध है वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। रिसोर्स पूलिंग होती है, कई उपयोगकर्ता एक साथ उस पर काम कर सकते हैं। रैपिड इलास्टिसिटी होती है, इसकी मांग के आधार पर भाई संसाधनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। पे एज गो टू प्राइसिंग, आप जितना यूज करते हो उतने का पैसा देते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस पे चलोगे, तीन प्रकार का, जिसको आस पास और सास बोला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ये भी पूछा जाता है। जैसे देखिए आप लोग AWS का नाम सुने होंगे, एज्योर का नाम सुने होंगे, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी कंप्यूटिंग के संसाधन हैं, ठीक है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पास में डेवलपमेंट एंड टूल्स एनवायरनमेंट से संबंधित है, जैसे ऐप बनाना, गूगल ऐप बनाना, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके पास के उदाहरण है। सास का मतलब है रेडी टू यूज एप्स होते हैं, जैसे जीमेल, नेटफ्लिक्स और तमाम प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं जिसको कि बने बनाए होते हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो IaaS होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस उपलब्ध कराता है, मतलब कि एक ऐसा इन्वायरमेंट उपलब्ध कराता है जहां पर कोडिंग की जा सके, जहां पर ऐप वगैरह बनाया जा सके। और पास क्या है भाई, जहां पर डेवलपमेंट किया जाता है टूल्स का, इन्वायरमेंट्स का, ठीक है। और सास क्या है, वही भाई जब पास रहेगा तो ही सास रहेगा, पास से जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनेंगे उसी को आप डायरेक्टली सास से यूज करते हो, ठीक है। ये तीन प्रकार की होती है भाई, बहुत अच्छे फीचर्स हैं। एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, जहां पे इंटरनेट उपलब्ध है, रियल टाइम कोलैबोरेशन होता है, ऑटो सेव की सुविधा होती है, कोई हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, सॉफ्टवेयर हैसल फ्री होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक अपडेट्स होते हैं, इनहैंस सिक्योरिटी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और टेम्पलेट एंड इंटीग्रेशन के लिए बहुत आपको मेहनत नहीं करनी होती, सब बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है। 31 देखिए बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन बहुत लोगों का सवाल गलत होगा। चैट जीपीटी हम रोज यूज करते हैं, लेकिन फुल फॉर्म शायद ही याद रहा हो बहुत लोगों को। चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म इसका फुल फॉर्म है, तो स्टैटिक है, ध्यान में रखिएगा। लॉन्च हुआ था नवंबर 2022 में ओपन एआई के रूप में, ठीक है, हालांकि अब पेड भी हो गया है। अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन 2018, प्लेगरिज्म पीएचडी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसिल्ड, मतलब इतना प्लेगरिज्म कर लो कि आपका पीएचडी का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाए। तो कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं आपके साथ, भैया पीएचडी कर रहे हो तो ध्यान रखना। यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार भाई नियम तय कर दिए गए हैं, अगर इतना प्लेगरिज्म मिलता है तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की सजाओं का निर्धारण किया गया है। तो 60% के ऊपर अगर आप जाओगे, 62 और 78%, ठीक है, इसके ऊपर जाओगे तो आपकी पीएचडी रजिस्ट्रेशन को ही कैंसिल किया जा सकता है। तो D&D इसका राइट विकल्प बनेगा। कई बार इस टॉपिक को हमने पढ़ाया है आपको। देखिए ये 4 लेवल्स होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। 10% तक सिमिलरिटीज है, कोई पेनाल्टी नहीं है। लेवल 1 से 10 to 40 है, सिमिलरिटी है तो पेनाल्टी है। लेवल 2 में रहोगे 40 to 60, यहाँ भी पेनाल्टी है। और एबव 60% तो भी आपने पढ़ा ही, रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा भाई। अब देखो लेवल 0 में जाओगे तो कोई पेनाल्टी नहीं है, लेवल 1 पे जाओगे तो मैन्युस्क्रिप्ट वापस मतलब कि लेने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। और लेवल 2 में जाओगे तो भाई लेवल 2 में जाओगे, लेवल 1 में तो मैन्युस्क्रिप्ट वापस करने के लिए बोला जाएगा, 2 में जाओगे तो मैन्युस्क्रिप्ट वापस करने के साथ साथ में जो आपका ऑब्जर्वर होगा उसका एनुअल इंक्रीमेंट 1 साल का रोक दिया जाएगा, ठीक है। और उसको मतलब कि अगले 1 साल तक, माफ करिएगा, अगले 2 साल तक, ठीक है, किसी को भी उसको सुपरवाइजर के रूप में अलॉट नहीं किया जाएगा। लेवल 3 में अगर जा रहे हो, मैन्युस्क्रिप्ट तो वापस होगी, डिनाइड होगी भाई टू सक्सेसफुल मतलब कि एनुअल तक। दूसरा, नॉट बी अलाउड टू बी अ सुपरवाइजर अगले 3 सालों तक, ठीक है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन आपका लेवल 3 में ही कैंसिल होता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब कौन कौन से एक्सक्लूजन्स होते हैं प्लेगरिज्म के, बहुत बार पढ़ाया है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट रिप्रेजेंट टीचिंग। टीचिंग को कौन अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। छात्रों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देना, टीचिंग के हिसाब से सोचेगा, ये बात तो सही है भाई। गाइड करना, ट्रेन करना बच्चों को, कम्युनिकेशन बिटवीन अथॉरिटीज से बात करना शिक्षण का हिस्सा है, नहीं भैया। भाई शिक्षण अच्छा बनाया जाए, ठीक है, लेकिन पूरे स्कूल की बात है ना ये, तो अथॉरिटीज से बात करना हिस्सा नहीं है। प्रोवाइडिंग फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, ये भी शिक्षण का हिस्सा है। द आर्ट ऑफ इफेक्टिवली इम्पार्टिंग नॉलेज टू द स्टूडेंट, छात्रों को प्रभावी ढंग से ज्ञान प्रदान करने की कला क्या है, ये भी आपके शिक्षण के हिस्से में आएगा। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, ये भाई शिक्षण का हिस्सा नहीं है। तो ACD
ACD इसका राइट विकल्प बन जाएगा। आप भी इसको पढ़ के अपने कॉमन सेंस से ऐसे सवाल लगाए जाते हैं। अब सोचोगे सर ये वाला पढ़ाया नहीं था, भाई टीचिंग एप्टीट्यूड इतना बार पढ़ाया है और ऐसे पढ़ाया है कि टीचिंग की सारी प्रक्रियाएं आपको पता हो गई होंगी। तो अब कुछ सवाल, क्योंकि एनटीए सवाल गढ़ के बनाता है सवाल, तो थोड़े बहुत फ्लैक्चुएशन जायज है। अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सवालों को हल कर लेंगे। ऐसे सवाल कॉमन सेंस पे ही लगते हैं, ठीक है। ACD इसका राइट विकल्प होगा। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द फूड चेन, दिस इज नोन एज, मतलब खाद्य के स्रोत के आधार पर खाद्य श्रृंखलों में ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा के आधार पर इनको कई एक कैटेगरीज में बांटा जाता है फूड चेन के आधार पे। तो ये जो फूड चेन के आधार पे कई एक कैटेगरी में बांटा जाता है उसको ट्रॉपिक लेवल बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रॉपिक लेवल इसको बोला जाता है। ट्रॉपिक लेवल से हिंदी में पोषी स्तर, ठीक है। ये पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जो आते हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये स्वपेशी होते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में खुद बना लेते हैं। जैसे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गी होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, तो हरे पौधे वगैरह ये सब क्या है आपके ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में आते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। सेकंड में जाओगे तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये हार्बीवोरस शाकाहारी होते हैं, ठीक है, और सीधे पौधों या उत्पादकों को खाते हैं। मतलब कि जो फर्स्ट टॉपिक लेवल में जीव आते हैं, ठीक है, ये उनको अपने भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे गाय घास खाती है, रैबिट, ग्रॉस हॉपर और जू प्लैंकटन वगैरह ये सब, ठीक है। तृतीय थर्ड टॉपिक लेवल में वो आते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है। दे आर कॉर्निवोरस और ओमनिवोरस, कहने का मतलब ये मांसाहारी हो सकते हैं अथवा सर्वाहारी भी हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा जाते हैं, ठीक है। तो जैसे फ्रॉक्स हो गए, स्नेक्स हो गए, स्मॉल फिशेज, स्पाइडर्स क्या करते हैं, ये सब आ जाते हैं। जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है भैया, यह टेरिटरी कंज्यूमर्स होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है, टेरिटरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, ये टॉप कॉर्निवोरस होते हैं, द्वितीय उपभोक्ताओं को ही खा जाते हैं। जैसे बाज हो गया, शेर, मगरमच्छ, ये सब गाय भैंस बकरी इन सबको ही क्या कर जाता है, हजम कर जाता है, ठीक है। तो ये फोर्थ टॉपिक लेवल है। अब इसी को बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। और ये 10% लॉस ऑफ एनर्जी का जो रूल होता है, ठीक है, तो वो क्या है, ये लिंडमान का नियम होता है। लिंडमान का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा। बोला गया कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे जाएंगे तो जो एनर्जी होती है वो 10% ऊर्जा ही केवल अगले स्तर पे मूव ऑन होती है। जैसे जो गाय है, गाय को अगर शेर खाता है तो जो 10% एनर्जी है वही अगले टॉपिक लेवल तक जा पाती है, बाकी सब का ह्रास हो जाता है, ठीक है। यही बात बतलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आईसीटी से जुड़ा हुआ सवाल है, एमएस एक्सेल से पूछा गया सवाल है। अब देखिए यहाँ पे कॉलम 3 बने हुए हैं और सवाल दिया गया है सम इफ फंक्शन का यूज है। सम इफ फंक्शन जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेकिन कंडीशनल जोड़ करता है, ठीक है। तो सम इफ फंक्शन में लिखा गया A1 से लेके A6 तक, अर्थात देखिए ए कॉलम 90 की वैल्यू देखिएगा, 90 की वैल्यू ए वाले कॉलम में है, 1 वाले रो में है, इसीलिए 90 की वैल्यू का जो एड्रेस होगा वो A1 होगा। तो सम इफ A1 से लेके A6 अर्थात यहां से लेकर यहां तक का एड्रेस आपको दे दिया गया है, ठीक है। और कहा गया है कि अगर यहाँ की वैल्यू यहाँ की वैल्यू क्या है, बड़ी है 100 से, यहाँ की वैल्यू अगर बड़ी है 100 से तो B1 से लेके B6 में से आपको वैल्यू को जोड़ लेना है। अगर A1 से लेके A6 तक की वैल्यू बड़ी है 100 से तो B1 से लेके B6 में से वैल्यू को जोड़ लेना है। जो वाली वैल्यू बड़ी होगी वही वाली वैल्यू जोड़ लीजिएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 90 वाली वैल्यू देखी गई, 100 से बड़ी है, नहीं है तो खत्म करो। 60 वाली बड़ी है, नहीं है। 100 वाली 150 वाली बड़ी है, हाँ 100 से बड़ी है, अर्थात 20 को ले लेगा वो, ठीक है। 30 वाली वैल्यू बड़ी है 100 से, नहीं है, छोड़ देगा। 50 वाली वैल्यू बड़ी है, नहीं है, छोड़ देगा। 130 बड़ा है 100 से, बड़ा है, ठीक है। अर्थात 20 और 30 को जोड़ेगा तो 50 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की अगर वीडियो देखनी है, इस तरह के सवाल देखने तो आईसीटी की यूनिट में जाके आप देख सकते हो, बहुत सारे सवालों को हमने सॉल्व कराया है, ठीक है। तो 50 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेटा सेट्स गिवन द मीन एक्स बार एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। जो सीवी है या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन गुणे 100 और नीचे एक्स बार।
नीचे एक्स बार, ठीक है। तो अब इसी के आधार पे आप सारे सवालों को रख दो। तो फटाफट आप क्या क्या हो जाएगा, पहला ए वाला देखिए 12 गुणे 100 होगा और नीचे क्या आ जाएगा 50, 50 दूना 100 अर्थात इसका मान आ जाएगा 24, इसका मान आ जाएगा 24। अब ये देखो 10 गुणे 100 होगा, नीचे 55 आएगा, ठीक है। तो 5 से 11 में 5 20 में, ठीक है। तो 20 दहमा 200, 200 में अगर 11 का भाग करोगे तो 11 1 11 जाएगा पहले, तो 9 आ जाएगा, 11 8 88, तो 18 दशमलव कुछ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब ये 14 गुणे 100 है और नीचे 60 जाएगा, 20 23 60, 20 पंचे 100, 14 25 70 में 3 का भाग करोगे तो 3 दूना 6 करोगे, 3 त्रिका 9, 23 के आसपास जाएगा। एक मिनट, ठीक है। तो ये किसके पत्ते इसके आसपास जाएगा। अब इस पे जाओगे चौथे पे तो 15 गुणे 100 होगा और नीचे आएगा 70, तो 10 सत्ते 70, 10 दहमा 100, 15 दहमा 150, 150 में भाग करोगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 5 में 4 गए 1, अब इसको खत्म करोगे 0, फिर 7 1 के साथ 21 के आसपास जाएगा। तो क्या कहा गया है भाई, उनके प्रसरण गुणांक के बढ़ते क्रम में आपको एड ऑन करना है। तो सबसे पहले बी वाला आ जाएगा, तो 18 दिया है, ठीक है, 18, फिर बी डी, बी डी सी ए, बी डी सी ए इसका राइट आंसर होगा। तो जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन गुणे 100 नीचे एक्स बार के, ठीक है, नीचे मीन के। तो यही इसका फार्मूला होता है, याद है तो आप आराम से सवालों को हल कर लेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बी डी सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन गुणे 100 नीचे एक्स बार के। इस फार्मूले को नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बिकॉज x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो ये क्या है, ये कह रहा है इलिमिनेशन बेस्ड है। कहाँ इलिमिनेशन हो रहा है, ये सीधे सीधे जोड़ हो रहा है। दिस इज द मैथमेटिक्स बेस्ड डिडक्टिव रीजनिंग आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये निगमनात्मक आधारित तर्क है, तो यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर अब आप आ जाओ किस पे, 39 पे। ये कोल्ब के लर्निंग स्टाइल से संबंधित है, ठीक है। जो आपका कोल्ब का लर्निंग स्टाइल था ये उसी से संबंधित सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसको अगर आप सॉल्व करने चलें तो कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमिलेटर एंड एक्मोडेटर है, ठीक है। कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमिलेटर एंड, एक मिनट, कन्वर्जर है, डाइवर्जर है, एसिमिलेटर है एंड एक्मोडेटर है। ये आपके कोल्ब के लर्निंग स्टाइल से जुड़ा हुआ सवाल है। तो एक्मोडेटर आप देखेंगे, जो एक्मोडेटर होता है वो परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेता है, परिस्थितियों के अनुसार वो खुद को एडजस्ट कर लेता है, जोखिम उठाता है, ओपन माइंडेड होता है। लेकिन जो नई नई सिचुएशंस होती हैं, नई नई सिचुएशंस के हिसाब से वो खुद को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। कौन, एक्मोडेटर, एक्मोडेटर। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये जो एक्मोडेटर है वो नई नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेता है। और जो एसिमिलेटर होता है वो उसकी जो सोचने की शक्ति होती है वो इंडक्टिव होती है, आगमनात्मक होती है, ठीक है। वो लोगों में कम रुचि लेता है, ठीक है, लोगों में कम रुचि लेता है लेकिन विश्लेषण करने वाला होता है। तो एसिमिलेटर जो होता है उसकी तरफ आप थर्ड की तरफ जा सकते हो, ठीक है। अब इस बचता है डाइवर्जर एंड कन्वर्जर, डाइवर्जर एंड कन्वर्जर। अगर आप डाइवर्जर की तरफ जाओगे तो जो डाइवर्जर होता है वो बहुत ज्यादा इमेजिनरी होता है, चिंतनशील होता है, ठीक है। तो जो डाइवर्जर होता है वो क्या करता है, इमेजिन करता है, कल्पना करता है, ठीक है। तो डाइवर्जर फर्स्ट की तरफ चला जाएगा। और जो कन्वर्जर होता है, कन्वर्जर क्या करता है, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करता है, मतलब कि वो प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक अनुप्रयोग में अच्छा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा होता है। तो ए का हो जाएगा सेकंड। तो ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तीसरा वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये जो स्टाइल है, ये जो लर्निंग स्टाइल है, ये कोल्ब की लर्निंग स्टाइल है। हमने आपको पढ़ाया भी है, इसको 4 प्रकार की लर्निंग स्टाइल हमने बतलाई थी, कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमिलेटर एंड एक्मोडेटर। डेविड कोल्ब ने अपने लर्निंग स्टाइल में ये 4 प्रकार बतलाए थे। ये बतलाया था कि लोग कैसे सीखते हैं और जानकारी को कैसे संसाधित करते हैं। तो डाइवर्जर में इन्होंने बतलाया था कि जो डाइवर्जर होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, ठीक है,
वो इमेजिनरी होते हैं, कई स्थिति मतलब कि स्थिति को कई दृष्टिकोणों से देखने का काम करते हैं। जो एसिमुलेटर होते हैं वो क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग लगाते हैं, अमूर्त विचार या तर्क करने वाले होते हैं, ठीक है। वो लोगों के बजाय विचारों और सिद्धांतों में अधिक रुचि लेते हैं, ठीक है। जो कन्वर्जर होता है वो अभिसारी थिंकिंग एंड डूइंग करने वाला होता है। कहने का मतलब वो समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में अच्छे होते हैं, तर्क पर ये भी आधारित होते हैं कन्वर्जर, ठीक है। अब एक्मोडेटर पे आप चलोगे तो ये क्या करते हैं, डूइंग एंड फीलिंग करने वाले होते हैं, मतलब कि ये लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। तर्क के बजाय वो इंट्यूशन पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते हैं ये एक्मोडेटर, ठीक है। नई नई परिस्थितियों के अनुसार वो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये चार है कोल्ब की लर्निंग स्टाइल्स में, चार प्रकार की इन्होंने लर्निंग स्टाइल बतलाई थी, ठीक है। तो डाइवर्जर कन्वर्जर एसिमिलेटर एंड एक्मोडेटर, ठीक है। देखिए ये इसका उदाहरण है पूरा, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, शायद इसको बताने की कोई आवश्यकता होगी नहीं, आप लोग इसको तो बहुत अच्छे से कर लेते होंगे। MOOCs के 4 क्वाड्रेंट्स हैं, जिसमें ट्यूटोरियल होता है, कंटेंट होता है और आपका वेब रिसोर्स होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है, तो सभी को ये पता है। स्वयं के क्वाड्रेंट्स भी हैं, उसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट। कौन सा सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं करता? सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब जब खुद के बारे में बात हो, किसी व्यक्ति द्वारा उसके बारे में दूसरे द्वारा सोची गई समझी गई बात, ये भी तो ठीक है भाई, सेल्फ के बारे में बात हो रही है। स्वयं के गुण क्षमताओं के बारे में जागरूकता की बात, स्वयं की कमजोरी, ये 3 विकल्प तो सही हैं। ये वाला विकल्प नहीं सही है, अ पर्सन फीलिंग्स अबाउट अनदर इंडिविजुअल, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के बारे में महसूस की गई बात, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस वाला सवाल था, इजिली हैंडल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन पैटर्न ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें से कौन सा डिडक्टिव रीजनिंग का कॉमन पैटर्न नहीं, हाइपोथेटिकल होता है भाई। डिडक्टिव रीजनिंग में हाइपोथेसिस बनती है। कैटेगोरिकल जजमेंट, भाई डिडक्टिव है तो यहाँ पे जजमेंट भी बनते हैं। रीजनिंग डिराइव्ड फ्रॉम डेफिनेशन, परिभाषा से रीजनिंग आती है, ये भी सही है। प्रिडिक्टिव रीजनिंग ये इंडक्टिव का भाग होता है। इंडक्टिव का मतलब है कि आप कह सकते हो कि ये डिडक्टिव है ना, तो वो इंडक्टिव है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन पे ये मतलब कि इंडक्टिव है, तो यहाँ पे थ्योरीज जनरेट होती हैं। तो जो प्रिडिक्टिव रीजनिंग है टाइपिकली इंडक्टिव टाइप की होती है, नॉट डिडक्टिव टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि थ्योरी जनरेट होती हैं। तो डिडक्टिव बेसिकली जो नेचर होता है इसका ऑब्जेक्टिव का नेचर होता है, टेस्ट करने का नेचर होता है, ठीक है, चीजों को प्रूफ करने का नेचर होता है। और जो इंडक्टिव का नेचर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, वो थ्योरी जनरेट करने का नेचर होता है, ठीक है। ये आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म के हिस्से में आता है, ये आपका पॉजिटिविज्म के हिस्से में आता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बार बताया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, दिस कोट इज एट्रीब्यूटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये जो कोट है बिल्कुल फैक्ट याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी का है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का है। तो ये एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शंस ऑलरेडी इन मैन, शिक्षा मनुष्य में पहले से स्थित पूर्णता का प्रकटन है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से निम्नात्मक तर्क के बारे में दावे सही हैं। कह रहा है कि इफ द प्रीमाइसेस आर ट्रू देन द कंक्लूजन इज पॉसिबल ट्रू। नहीं भाई, अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, पॉसिबल की बात नहीं है। इफ द प्रीमाइस आर ट्रू देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, ये भी बात भाई, ये गलत है तो सही हो ही गया। इफ द प्रीमाइस आर ट्रू देन द कंक्लूजन इज अनलाइकली टू बी फॉल्स। कह रहा है इफ द प्रीमाइस आर ट्रू देन द कंक्लूजन अनलाइकली टू बी फॉल्स। एक मिनट रुक जाइए, आधार वाक्यों के सत्य होने पर निष्कर्ष का असत्य होना प्रायः संभव नहीं होता है, ये बात सही है भाई। अगर आधार वाक्य सत्य तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। द कंक्लूजन नेसेसरी फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइस, जो निष्कर्ष होता है वो अनिवार्य रूप से आधार वाक्य से अनुगमित होता है। नेक्स्ट है, सभी आधार वाक्यों का सत्य होना तथा निष्कर्ष का असत्य होना असंभव है। तो देखिए बी तो कंफर्म सही है, सी बी डी ई इसका राइट विकल्प होगा। कह रहा है कि आधार वाक्यों के सत्य होने पर निष्कर्ष का असत्य होना प्रायः संभव नहीं हो पाता है, ये बात गलत है, ठीक है। अर्थात बी डी ई इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसके बारे में और अच्छे से समझना है तो लॉजिकल रीजनिंग की वीडियो जाके देख लीजिएगा, वहां पे हमने प्रीमाइसेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया और समझाया है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न गैसों में उनकी वैश्विक तापन मतलब कि GWP की बात हो रही है, किसकी? GWP, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, अरे एनिमेशन लगाना भूल गया, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होती है वो CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की 0 होती है, बहुत ही कम नगण्य में देखा जाता है। CH4 की 27.9 है, NO की 273 है, CFC की 4660 है और SF6 की 25,200 है। तो इसके अनुसार इसको आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले ए आ जाएगा। ए का कहने का मतलब है CO, आरोही ना, मतलब घटने से, घटते क्रम से बढ़ते क्रम में, अवरोही होता तो बढ़ते क्रम से घटते क्रम में। तो पहले ए आ जाएगा, मतलब कि CO आ गया, फिर आपका कौन आ जाएगा? CH4 आ जाएगा, फिर आपका कौन आ जाएगा? 273 है ना, NO आ जाएगा, NO आ गया, फिर आपका GWP आ गया, ओ सॉरी GWP कह रहे हैं, CFC आ गया, फिर आपका SF6 आ गया, ठीक है। इन्वायरमेंट में की यूनिट में जाइएगा, हमने वहां पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को बहुत अच्छे इतना समझाया है कि आप आराम से ऐसे सवालों को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो जो GWP है, जो वायुमंडलीय गैसें हैं, उनका ग्रीन हाउस जो प्रभाव है मुख्य रूप से दो कारकों में निर्भर करता है। फर्स्ट है वो GWP और सेकंड है वायुमंडलीय एज, या इसको लेता है एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम। जो GWP है वो यह मापता है कि कोई गैस कितनी प्रभावी ढंग से गर्मी को सोख लेती है और वापस इन्वायरमेंट में छोड़ती है। दूसरा जो एटमॉस्फेरिक एज होता है, यह दर्शाता है कि कोई गैस प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा टूटने या हटने से पहले कितने समय तक वायुमंडल में रहती है। तो एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम का मतलब है किसी भी गैस का भाई खत्म होने तक वो कितने टाइम तक भाई वायुमंडल में रह रही है। GWP का मतलब है कि वो गैस कितनी प्रभावी ढंग से ऊर्जा को सोख रही है और वापस इन्वायरमेंट में छोड़ रही है, तो इसको GWP बोला जाता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन 45 था, ये इसका लास्ट आंसर था। तो CO एक ऐसी गैस है जिसका GWP 0 है। इसके बाद देखेंगे तो CO2 का नंबर आ जाएगा, CO के बाद CO2 ही होगा, ठीक है। उसका लगभग 9-10 के आसपास GWP हुआ करता है, ठीक है। तो ये तो रहा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं इस सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। केवल 45 क्वेश्चन ही हमने शामिल किए हैं, लास्ट के जो 5 कंप्रिहेंशन होते हैं उसको हमने हटा दिया है। अब 45 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। कंप्रिहेंशन आप आसानी से 1-2 बार पढ़ के, आप हर स्टूडेंट कंप्रिहेंशन पेपर 1 में कर ही जाता है, जो गड़बड़ होता है वही सारे सवाल 45 वाले ज्यादातर गड़बड़ हुआ करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो JRF जोन को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।